हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन आप तक पे। तो चलिए आज हम बात करेंगे वर्ब पेयर के बारे में। लेकिन आप सोच रहे हैं हम तो क्लोज पढ़ रहे थे, तो दरअसल आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं अलग तरीके से आपको पढ़ाना चाहता हूं YouTube के ऊपर, क्योंकि वहां पर मैं सब चीजों का पहले इंट्रोडक्शन दूंगा ताकि आपको जब मैं बाद में पढ़ाऊं तब कोई चीज का कंफ्यूजन न रहे। अब आप जानते हैं क्लोज के अंदर वर्ब पेयर, और वर्ब पेयर कहां होते हैं? हर जगह होते हैं। वर्ब के बिना तो क्लोज ही नहीं बनते ना, वर्ब के बिना तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनता ना। तो इसीलिए हमें वर्ब जो है उनका पेयर किस तरह से बनता है वो जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर कि यहां पर पहला जो वर्ब पेयर हम बनाते हैं वो क्या है? मोडाल्स का होता है। मोडाल्स क्या कहता है कि हम अपने साथ हमेशा बेस वर्ब लेते हैं। बेस वर्ब का ये चिन्ह होता है। तो दोस्तों बेस वर्ब यानी जिसे आप फर्स्ट फॉर्म बोलते हो, दरअसल वो उसका नाम फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं होता। ठीक है, हम अपने पढ़ने के पर्पज से हमने ये नाम रख लिए, बाकी इंग्लिश भाषा में ऐसा कोई नाम नहीं होता। वहां पर जैसे आप आईएनजी वाली पार्टिसिपल बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, इस तरह से इसी को जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? बेस वर्ब बोलते हैं। हालांकि इनके दो अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है कि मॉडल के अंदर अब देखो ओट, ये ओट ए है यहां पर, सॉरी ये ए एन डी है। ओट और यूज्ड, ये जो दोनों मॉडल आप पढ़ते हो ओट वाले, तो देखो दरअसल मॉडल तो है ओट। क्या है? मॉडल तो जो है वो ओट है, लेकिन ये टू इन्फिनिटिव वर्ब लेता है साथ में। क्या लेता है? टू इन्फिनिटिव वर्ब लेता है। यानी यहां पर जैसे ओट टू गो भी हो सकता है, तो ये वाली जो वर्ब है ये टू इन्फिनिटिव है। दरअसल ये इसके साथ आया हुआ है, गो के साथ आया हुआ है, न कि ओट के साथ। तो अगर कभी पेपर में भी ये पूछ लिया जाए ना आपसे कि मॉडल क्या होता है, तो ओनली मॉडल जो है वो ये हमारा ओट ही होता है। लेकिन ये अपवाद है इन मॉडल्स के अंदर कि ओट जो है और जो यूज्ड है ये दोनों क्या लेते हैं? टू इन्फिनिटिव वर्ब लेते हैं। कौन सी वर्ब लेते हैं? टू इन्फिनिटिव वाली वर्ब लेते हैं। ठीक है, यानी वो खेला करता था, जाया करता था, इस तरह से। तो आपको ये बात भी ध्यान रख लेनी है। अगली बात आती है दूसरा पेयर सर कैसे बनता है। तो अगर हम दूसरे पेयर की बात करें तो दूसरे पेयर में आप देखते हो परफेक्ट एस्पेक्ट, क्योंकि इंग्लिश भाषा में दो ही एस्पेक्ट होते हैं। वो आगे आपको मैं जब टेंस कराऊंगा तो और बढ़िया तरीके से बताऊंगा। तो परफेक्ट एस्पेक्ट होता है, परफेक्ट एस्पेक्ट कौन सा होता है? जिसमें हमारे पास एव के साथ थर्ड फॉर्म हो। अब इस एव का मतलब अकेला हैव नहीं है, इस एव की फैमिली में हैज भी आ जाता है, इस फैमिली में हैव भी आ जाता है, इस फैमिली में हैड भी आ जाता है। और ये जो परफेक्ट एस्पेक्ट होता है दोस्तों, ये हमेशा जो आप कहते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी नाम जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल का भी देते हैं, तो ये जो थर्ड फॉर्म है ये यहां पर यूज की जाती है। क्लियर हो गया मेरी बात? उसके बाद ये पार्टिसिपल होते हैं, आपने नाम सुना भी होगा कहीं +2 के पहले लेसन में। अगर हम बात करें कंटिन्यू एस्पेक्ट, तो दो इंग्लिश भाषा में कौन से एस्पेक्ट होते हैं? परफेक्ट और कंटिन्यू। यानी उसके बाद जिसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो कि परफेक्ट, कंटिन्यू या सिंपल, ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं होता है इंग्लिश भाषा में। उनका कहने का मतलब है जिस टेंस के अंदर परफेक्ट और कंटिन्यू एस्पेक्ट नहीं होता वो सारे सिंपल होते हैं। यानी कहने का मतलब जिसमें कोई एस्पेक्ट ही नहीं होता वो बात क्या हो गई? सिंपल हो गई। वो क्या बात हो गई? सिंपल हो गई। वो तो आगे पता चलेंगी। बाकी यहां पर क्या नाम हमने पढ़ा कि कंटिन्यू एस्पेक्ट होता है। कंटिन्यू एस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ? बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, आप फोर्थ फॉर्म बोलते हो। अब इस बी का मतलब ये बी के साथ ही फोर्थ फॉर्म नहीं है, यानी ये बी के साथ भी फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी इज एम आर के साथ भी आ सकती है और वॉज के साथ भी आ सकती है। कुछ समझ में आया? तो ये सारी की सारी किसके साथ हैं? इज एम आर, वोजवर और बी, ये एक ही परिवार की बात है। ऐसे मान लो बी इज एम आर और वोजवर का पिता है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें एक और वर्बल पेयर बनता है। वो वर्बल पेयर कौन सा है? वो है पैसिव वॉइस। क्या है दोस्तों? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का मतलब आप जानते हो क्या होता है? बी प्लस थर्ड फॉर्म। यानी अगर चौथी फॉर्म आती है बी के साथ
तो बनता है कंटिन्यू एस्पेक्ट, और बी के साथ अगर थर्ड फॉर्म आती है तो बनता है पैसिव वॉइस। तो अब आप एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि बी का ही सारा रोल है, ये आप देख सकते हो, बी है प्लस थर्ड फॉर्म है तो वो क्या कहलाएगी, पैसिव वॉइस कहलाएगी। अब बी का मतलब हो गया इज एम आर के साथ भी थर्ड फॉर्म हो सकती है और वॉजवर के साथ भी थर्ड फॉर्म हो सकती है, और बी के साथ खुद के साथ भी क्या हो सकती है, थर्ड फॉर्म हो सकती है। तो एक बात आपको यह ध्यान रखनी है, अगर बी के साथ फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म है तो वो है कंटिन्यू एस्पेक्ट, और अगर है थर्ड फॉर्म तो फिर वो है पैसिव वॉइस। आज के बाद ये मत देखना जब भी पेपर करने बैठो तो बी के साथ थर्ड फॉर्म देख लेना, वो क्लोज या सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में ही होगा अगर उसके साथ थर्ड फॉर्म है बी के साथ। क्लियर हो गई मेरी बात। अब एक बात याद रखो कि ये जो सभी हैं जो मैंने अभी चारों डिस्कस किए हैं, यानी चाहे वो हमारा 1 नंबर हो, चाहे हमारा 2 नंबर हो, चाहे हमारा 3 नंबर हो, चाहे हमारा 4 नंबर हो, लेकिन ये क्या है, ये चारों एक सेंटेंस या कह सकता हूं एक क्लोज में एक साथ हो सकते हैं। ये बात हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु क्या है, इनका ऑर्डर निश्चित किया हुआ है, यानी ये आगे पीछे इनका एक निश्चित ऑर्डर है, उसी में आएंगे। क्लियर हो गया, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो ऑर्डर क्या है, इनका फिक्स है, यानी अगर इन चारों को एक साथ लिखना पड़ जाए तो आप ऑर्डर में ही लिखोगे। वो ऑर्डर कौन सा होगा वो मैं आपको खुद ही बता दूंगा, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें टेंस के बारे में, अब अगर हम टेंस के बारे में बात करें दोस्तों, तो हमें टेंस बात करनी है, क्योंकि वर्बल पेयर से ही तो टेंस पता चलेंगे या नहीं पता चलेंगे, आपको पता तो होगा इस बात का। कभी आप ये सोचो यहां सर क्यों बता रहे हैं हमें, तो टेंस क्या है, वर्ब से ही तो पता चलता है। तो पहले आप एक बात ध्यान रखें, टेंस होते हैं 2, ये मॉडर्न अप्रोच कहती है, और 2 क्यों होते हैं मैंने वीडियो में अपनी बता रखी है, बाकी वीडियो टेंस वाली पढ़ लें आप। प्रेजेंट और पास्ट होते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात। दूसरा एस्पेक्ट कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, यानी जो आप कहते हो कि सिंपल, कौन कौन से, जिसे आप कहते हो सिंपल या आप कहते हो परफेक्ट कंटिन्यू, क्योंकि देखो परफेक्ट ये है ही है, परफेक्ट एस्पेक्ट है और कंटिन्यू एस्पेक्ट 2 ही होते हैं। तो जो आप परफेक्ट कंटिन्यू टेंस पढ़ते हो उसमें ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, दोनों देखो परफेक्ट भी आ जाता है और कंटिन्यू भी आ जाता है। तो कहने का अभिप्राय है जिसमें परफेक्ट और कंटिन्यू एस्पेक्ट नहीं होता वो बातें सारी क्या होती हैं, सिंपल होती हैं। अगली बात हमने पता चला कि वॉइस भी कितनी होती हैं, 2 ही होती हैं। पहली कौन सी होती है, एक्टिव होती है, और दूसरी कौन सी होती है, पैसिव वॉइस होती है। यानी एक बात को 2 ही तरीके से कह सकते हो। अब एक बात आपको यह समझनी है कि सर एक्टिव और पैसिव बनी क्यों, तो दरअसल इंग्लिश लैंग्वेज ये कहती है कि जब तक आपको यह पता है कि काम किस आदमी ने किया, अगर जब तक आपको यह पता है कि आदमी कौन है इस कार्य को करने वाला, तो आपको हमेशा एक्टिव वॉइस ही यूज करनी चाहिए बोली के अंदर। यानी अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं और मुझे पता है कि मान लीजिए राहुल खेल रहा है, या मान लीजिए राहुल ने बुक चुराई है, तो कोई भी मान लीजिए, तो राहुल इज प्लेइंग बोलना सही है, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। आपको ऐसा कभी भी नहीं बोलना कि फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय राहुल, क्योंकि पैसिव वॉइस इसलिए बनी क्योंकि कई बार क्या होता है हमें सब्जेक्ट का पता नहीं होता। जैसे किसी ने आपका पेन चुरा लिया तो आपको थोड़ी पता है किसने पेन चुराया है, तो इसलिए हम पैसिव वॉइस का यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए पहले रखें क्या। इसीलिए कई बार देखा होगा, कई बार कोई व्यक्ति किसी का कत्ल कर देता है, अखबार में आप लिखोगे तो जो अखबार वाले हैं बेचारे किसका नाम लिखेंगे, उन्हें पता ही नहीं होता काम किसने किया, ये मारने का काम। तो इसलिए वो कहते हैं 2 आदमी मारे गए, तो इसीलिए वो कह देते हैं ना सम पीपल्स वर डाइड। तो कहने का अभिप्राय है, या वर किल्ड भी कह सकते हैं हम, कि उनको मार दिया गया। तो किसने मारा वो लिख नहीं सकते, वो तो बाद में पुलिस पता करेगी कौन है कौन नहीं है, तो इसलिए पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है। अब रही बात मूड की, तो मूड कितने होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला मूड होता है इंडिकेटिव मूड, दूसरा होता है इंपेरेटिव मूड, और तीसरा होता है सबजंक्टिव मूड।
सब्जेक्टिव मूड जो होता है और इंपेरेटिव मूड होता है, इंडिकेटिव, ये तीन तरह के मूड होते हैं। हम आगे वाली क्लासों में इनका बात करेंगे। ये बात हो गई इनकी। अब हम बात करते हैं, ये 5 एक्स्ट्रा नाम लिख रखा है मेरे दोस्तों, ये दरअसल मैंने ऐसे ही डाल दिया, ये कोई अलग से किताब में आपको कुछ मिलेगा नहीं। ये 5 एक्स्ट्रा वर्ब्स हम आज यहां पर और देखेंगे, ये क्या है वो ध्यान से देख लो। ये होती हैं, अभी अभी हम पढ़ के आए थे बी वाली, तो बी तो हमेशा क्या है, बी के साथ क्या मिलेगा आपको, टू मिल जाएगा। बी के साथ क्या मिल जाएगा, टू मिल जाएगा, और बी के साथ टू मिलेगा तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या होगी, बेस वर्ब होगी। बेस वर्ब का मतलब आप ये सोच लो कि फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। और अगर बी टू के साथ अगर बेस वर्ब है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई प्लान शो कर रहा है या फिर वो कमांड दिखा रही है। दूसरी बात क्या है, पहली चीज तो ये हो गई, दूसरी हो गई बी, यानी बी प्लस अबाउट टू। अब यहां मेरा बी का मतलब इज एम आर बी होता है। जहां जहां मैं बी बोलूं वहां आप ये सोच खुद ही लेना कि इज एम आर का भी साथ में जिक्र है और वॉज वर का भी जिक्र है, यानी इनके साथ आपको क्या मिल जाएगा, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉरी टू मिलेगा। अब आगे देखो, बी के साथ अबाउट टू, अगर बी के साथ यानी बी का मतलब इजेमार वोजवर और अबाउट टू हो तो भी क्या होगा, बेस वर्ब होगी। तो कहने का मतलब यहां बेस वर्ब ही है। चाहे बी के साथ गोइंग टू भी हो सकता है तो भी क्या है, बेस वर्ब है। तो अब बी के साथ अबाउट टू है तो इसका मतलब है नियर फ्यूचर के बारे में बातें हो रही हैं। किसके बारे में बातें हो रही है, नियर जो फ्यूचर है उसके बारे में। उसके बाद अगर गोइंग टू का बात आए तो वहां पर नियर फ्यूचर भी होगा और हो सकता है आपका कोई इंटेंशन भी हो। वो सारी की सारी मैं आपको बताने वाला हूं। ये तीन एग्जांपल यहां देख सकते हो आप। अभी देखो नीचे मैंने क्या बताया अभी कि B2 के साथ बेस फॉर्म, तो ये देखो B2 इज एम आर के साथ टू आया हुआ है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, ये देख लो। तो B2 हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब प्लान है या कमांड है। PM इज टू विजिट द USA नेक्स्ट वीक, तो इसका मतलब प्लान हो गया कि नहीं हुआ। प्लान क्या हुआ कि मोदी जी हैं वो कहां जाना है, उनको अगले वीक है USA जाना है, ठीक है ना। तो उन्होंने पहले ही प्लान कर रखा है, USA की वो तैयारी में है, वो उनकी यात्रा करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, जैसे मैं कह दूं आई एम टू गो टू द स्कूल, मुझे स्कूल जाना है, तो मैंने एम टू गो लिखा है ना, तो इसका मतलब मुझे स्कूल जाना है, इसका मतलब मैंने प्लान किया है। अगर मैं आपको कहूं माय डियर स्टूडेंट्स कि यू आर टू लर्न इंग्लिश, यू आर टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश लर्न करनी है, तो हो सकता है मैं आपको अब ये कमांड दे रहा हूं। क्लियर हो गई मेरी बात। इसी तरह से द स्टूडेंट्स आर टू रिपोर्ट एट 9 AM, अब ये देखो कमांड हो गई या नहीं हुई, आर टू बी टू आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसका मतलब है यहां पर मैंने ऑर्डर जारी कर दिया कि 9 बजे सबको हाजिर होना है, रिपोर्ट करना है, ठीक है ना। इसी तरह से अबाउट टू वाला भी हम देख सकते हैं, ये रहा हमारा बी, ये रहा हमारा बी और ये रहा अबाउट टू। तो इसका मतलब क्या हुआ, द बस इज अबाउट टू कम, बस अभी क्या है, आने वाली है। तो नियर फ्यूचर हो गया या नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। इसी तरह से सुनील इज गोइंग टू बाय ए कार, तो बी के साथ ये देख सकते हो गोइंग टू आया हुआ है, बी के साथ गोइंग टू आया हुआ है बाय ए कार, कि सुनील जो है वो क्या करने जा रहा है, कार खरीदने का उनका प्लान है, इंटेंशन है, यानी अब वो नजदीक ही क्या है, गाड़ी खरीदेगा, ये मान लीजिए। हम जैसे मैं भी कह सकता हूं वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश टुडे, तो हम कह सकते हैं अंग्रेजी सीखने जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा इंटेंशन है ये। इसी तरह से द टेबल इज गोइंग टू ब्रेक, तो यहां तो प्लान है सुनील का, यहां तो सुनील ने क्या बना रखा है, ऑलरेडी प्लान बना रखा है, लेकिन द टेबल इज गोइंग टू ब्रेक, तो अब मेज है वो कोई प्लान थोड़ी बनाएगी। अब हमें पता है कि मेज की कंडीशन क्या है, टूटने वाली है, तो हम कई बार कहते हैं भैया थोड़े दिनों में मेज टूट जाएगी तेरी, तो क्या है, द टेबल इज गोइंग टू ब्रेक, ठीक है ना, मेज अभी थोड़े दिन और चलेगी बस, तो इसमें कोई इंटेंशन नहीं होता, ध्यान रखें। इस तरह के वाक्य भी आप बोल सकते हो। अब रही बात आगे हमारी इस हैव टू की, ये HAVE है, यहां थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, हैव टू प्लस बेस वर्ब, तो ऑब्लिगेशन ये शो करेगा, हैव टू क्या करेगा, ऑब्लिगेशन शो करेगा। लेकिन एक बात आगे और देखो, हैड बेटर के साथ
बेस वर्ब आएगी, यानी सब में बेस ही वर्ब है। आप देख सकते हो इसमें बेस, इसमें बेस, इसमें बेस, इसमें बेस, इसमें बेस, इसमें बेस। तो अगर हैड बेटर और बेस वर्ब आ जाए तो सजेशन, सजेशन का मतलब है आप यहां पर शुड भी लगा सकते हो, यानी जहां जहां शुड लगा सकते हो वहां वहां आप हैड बेटर भी यूज कर सकते हो। फॉर्मल इंग्लिश में बहुत से लोग करते भी हैं। वुड रैदर और वुड सूनर, इन दोनों का मतलब होता है किसी बात को महत्व देना, किसी बात को क्या करना, महत्व देना। दरअसल ये हैड बेटर एक मॉडल ही है, ध्यान रख लेना मेरी बात। ये आपसे कभी पेपर में पूछ लिया जाए तो एक मॉडल की तरह ही काम करता है ये भी, ठीक है ना। कभी आपको और कुछ लगा दो तो देखो अब क्या है, आगे वाली एक्सरसाइज से आपको पता चलेगा। अब बात ये हुई कि क्या है, हम क्या कह रहे थे ऑब्लिगेशन के बारे में। जैसे आई हैव टू लर्न इंग्लिश, तो ये यहां क्या है, मुझे इंग्लिश क्या करनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है। तो हैव टू देख लो यहां पर लगा हुआ है। क्लियर हो गई मेरी बात। उसके बाद है सी हैड बेटर गो बाय बस, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे बस से चले जाना चाहिए था। हैड है तो था बोल दो आप, उसे बस से चले जाना ठीक रहता उसके लिए। तो आप ये क्या कह रहे हो, उसको सजेशन कर रहे हो कि उसके लिए बेहतर था वो बस से चला जाता। आप ऐसे बोल दो चाहे उसके लिए ठीक रहता कि बस से चला जाता, आप ऐसे ही बोल सकते हो उसको बस से जाना चाहिए था, ठीक है ना, एक ही बात है। सी वुड रेदर गो बाय बस, तो यहां पर ये देखो अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि महत्व देना। ये देखो अभी हमने क्या पढ़ा, ये देखिए वुड रेदर और वुड सूनर, तो वुड रेदर लगा लो, वुड सूनर लगा लो, एक ही बात है, ठीक है ना। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कौन सा लगाऊं, दोनों एक ही बात है। तो ये क्या कह रहा है, महत्व देना, यानी उसको बस को, यानी वो कारकूर में गया होगा या बाइक पे गया होगा, तो इसलिए आप कहते हो कि उसको सब बस को ज्यादा महत्व देना चाहिए था, यानी उसको बस से चले जाना चाहिए, बस से चले जाना चाहिए था, ठीक है ना। या बस से चला जाता, आप ऐसे भी बोल सकते हो। आई वुड सूनर टेक टी, ठीक है ना, आई वुड सूनर, तो वुड रेदर और वुड सूनर तो एक ही बात है। तो चाय को वो क्या करता है, बजाय कॉफी पीने के उन्होंने किसको महत्व दिया है, चाय लेना उसने पसंद किया है। अगर मैं दोनों की बात करूं तो उन्होंने उस चीज को महत्व दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है जीरंड, उसके बाद क्या आता है, जीरंड आता है। अब वो आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, लेकिन यहां मैंने सिर्फ एक छोटा सा परिचय देने की कोशिश की है कि जैसे ही जीरंड आएगा तो उसको किसके पीछे आएगा। जैसे कि लुक फॉरवर्ड टू आ जाए नाम, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है उम्मीद या आशा। कांट हेल्प आ जाए, यानी जैसे मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प लाफिंग, इस तरह से। इंजॉय आ जाए नाम, प्रेफर आ जाए या सजेस्ट आ जाए तो उसके बाद जीरंड लगेगा। जीरंड क्या होता है हम आने वाली वीडियो में ये जानेंगे। आज की क्लास इतनी है, आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब या शेयर जरूर करें अगर आप पहली बार आए हैं तो। थैंक यू।